स्टूडेंट, जैसा कि अभी तक आपको पढ़ाया गया है प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन, है ना। और अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। दोनों में फ़र्क क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में, ये आपको समझना है, देखना है। ठीक है, देखिएगा प्रकाश का अपवर्तन ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं इतने तक। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है और दूसरे माध्यम से इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, तो इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझिएगा बच्चों, देखिए ऐसी एक हम लोगों ने प्रक्रिया पढ़ी कि एक प्रकाश किरण ऊपर से आई, ठीक है, और ऊपर की ओर ही चली गई, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते थे, परावर्तन। या दूसरी प्रक्रिया है, जैसे ये इधर से आई और इधर वापस हो गई, ठीक है, इधर से ही आई और इधर वापस हो गई, ये ऐसे आई और ऐसे निकल गई, तो इसे भी परावर्तन कहते थे। उसी माध्यम से आई, उसी माध्यम में वापस चली गई, तो ये तो पूरा परावर्तन हो गया। लेकिन अब बात करेंगे हम लोग किसकी, अब हम बात करेंगे अपवर्तन की। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर के जाता है, अब समझिएगा एक माध्यम से दूसरा माध्यम में कैसे, ये हो गई एक बॉर्डर, मान लीजिए कांच की है, कुछ भी है ना, ऊपर से ऐसे प्रकाश आया और ये अंदर चला गया, आया और अंदर चला गया। देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है, यानी ऊपर से आया देखो थोड़ा नीचे की ओर झुक गया, या ये ऐसा भी हो सकता था कि ऐसे आता थोड़ा ऐसे हो जाता, ऐसे आता थोड़ा ऐसे हो जाता, तो एक माध्यम से आया उधर ही वापस नहीं गया, बल्कि क्या हो गया, नीचे की ओर आ गया, अगले माध्यम में चला गया, दूसरे माध्यम में चला गया। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है, तो दूसरे माध्यम में उसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। संचरण की दिशा कैसे परिवर्तित हो जाती है, देखिए ये आई, अभी इसकी दिशा ये होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या हुआ, ऐसे आई ऐसे हो गई, या ऐसे हो गई, या ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, तो संचरण की दिशा परिवर्तित, इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, दूसरे माध्यम का मतलब एक ये ऊपर वाला माध्यम और एक ये नीचे वाला माध्यम। जबकि हम लोगों ने परावर्तन में पढ़ा था कि प्रकाश उसी माध्यम से आता है और उसी माध्यम में वापस चला जाता है ना। आगे देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल पर तल वास्तविक विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। देखिए ऐसा रहता है, स्विमिंग पूल मान लीजिए पानी वानी भरा हुआ और ये उसकी निचली बॉर्डर है, तो ये आपको लगेगा अरे यहाँ तक पानी भरा है, यहाँ पर बॉर्डर आपको दिखाई देगी, तो ये बॉर्डर हमको यहाँ दिखाई देनी चाहिए। कहाँ दिखाई देनी चाहिए हमको बॉर्डर, ये बॉर्डर हमको दिखाई देनी चाहिए यहाँ, लेकिन बॉर्डर हमें कहाँ दिखाई दे रही है, बॉर्डर हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो इससे क्या हो गया, इससे सिद्ध होता है कि ये चीज़ यहाँ की जगह पे थोड़ा से हमारा प्रकाश की किरण हट गई है, और इसे ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो स्विमिंग पूल के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु या पानी के अंतः स्तर में टेढ़ी प्रतीत होती है। देखिएगा मान लीजिए ये पानी भरा हुआ, इसमें आपकी एक पेंसिल पड़ी है, तो ये पेंसिल ऐसे नहीं दिखाई देगी, ये पेंसिल दिखाई देगी आपको ऐसे। कैसे दिखाई देगी, ऐसी पेंसिल दिखाई देगी, ऐसी, या बीच से आपको ये टेढ़ी भी दिखाई जा सकती है, ऐसे दिखाई देगी, है ना, ये पेंसिल ऐसे दिखाई देगी। ये क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण जब अंदर से बाहर आ रही है तो पूरी प्रकाश तो एक जैसे हो नहीं रही है, अलग अलग तरीके से हो रही है, तो उसलिए टेढ़ी हो जा रही है। आगे देखिएगा, कांच के गिलास में पड़े नींबू का वास्तविक आकार बड़े आकार का दिखाई देता है। ये सारे अपवर्तन के उदाहरण है। वहाँ क्वेश्चन में आता है किसका उदाहरण है, परावर्तन का, विवर्तन का, अपवर्तन का, तो ये सारे उदाहरण है। ये मान लीजिए आपका एक कांच का गिलास होगा, है ना, कांच का गिलास होगा, कांच के गिलास में जो नींबू पड़ा रहता है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों बड़ा दिखाई देगा, जबकि छोटा नींबू होगा, क्योंकि प्रकाश किरणें ऐसे जा रही होती हैं एक तरफ से और आपकी आंखों तक आ रही होती हैं, आपकी आंखों तक आ रही होती हैं, तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती हैं, रिफ्लेक्शन होता है इनका, ये बढ़ जाती हैं ऐसे, है ना,
ये बढ़ जाती हैं ऐसा, क्योंकि इनमें एंगल बदला है, कोई एंगल इतने पर आ रहा है, कोई एंगल इतने पर आ रहा है, कोई एंगल तो ये भी किसके कारण हो रहा है, अपवर्तन के कारण हो रहा है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया। आगे देखिएगा, कागज पर लिखे शब्द गिलास स्लैब में देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। ओके, ले लो ना। ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं कैसे, कागज पर लिखे शब्द गिलास में स्लैब पर, ये भी वैसा ही हो गया जैसे कागज पर कोई चीज़, आपने एक कागज लिया, ये कागज रखा हुआ है, यहाँ पर कोई चीज़ें लिखी हुई हैं, अब इसके ऊपर आप गिलास रख दीजिए तो ये ऊपर उठे हुए प्रतीत होंगे, क्योंकि क्या होगा, ये अपवर्तन के कारण। ओके बच्चों, अब देखिए इसका जो फिगर भी बनाना है आपको, ये वाला देखिएगा, कांच के आयताकार स्लैब में परावर्तन, गौर से देखते जाइएगा बच्चों। ये देखिए, ये किरण आई ना, हल्का सा परिवर्तित हो गई नीचे की ओर, देखते जाइए गौर से, हम दिखा रहे हैं, ये सीधे जानी चाहिए थी, यानी ये जो ई वाली आई है ये पी के साथ जानी चाहिए थी, लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो करके थोड़ा रिफ्लेक्ट हो गई है ना। अब नीचे जब नीचे गई तो क्या हुआ बच्चों, इसमें हुआ ये कि ये सीधे ऐसा ही जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ये और परिवर्तित हुई और इसमें एक एंगल बन गया, और जब एंगल बनेगा तो कभी भी दो किरणों का अलग अलग एंगल बनेगा तो वो चीज़ परिवर्तित हो जाएगी, उसका अलग अलग बन जाएगा। अब देख लीजिए, ये फिगर आपको बनाना है, किसके लिए है, कांच के आयताकार स्लैब में अपवर्तन में क्या बनाना, ये किरण आ रही है, जानी चाहिए थी, ये देखिए जो डैश दिखाई गई, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसा प्रतिबिंब बनना चाहिए था, लेकिन ये जो सीधे आई है, ये एंगल आई और ये एंगल सीधे चली आई, तो अब आपका जो आई है, ये देखिए कोण आई और कोण आर में परिवर्तन हो गया, ये देखिए ये कोण आर है, आई है और ये कोण आर है, तो इनमें एंगल बदल गया है, जबकि दूसरा एंगल होना चाहिए था, और एंगल बदलने से हमारे प्रतिबिंब का जो आकार होता है, साइज होता है, चीज़ें होती हैं, वो भी बदल जाती हैं, है ना। चलो इतना आपको करना है, फिगर बना लेना है, फिर आगे कल कराएंगे। ओके बच्चों, ठीक है।